हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है समरी राइटिंग। आपने ये वर्ड पहले बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि समरी क्या है। ये जो वर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है। आपने ये वर्ड बहुत दफ़ा सुना होगा या लिखा हुआ देखा भी होगा, लेकिन इसके पीछे, समरी के पीछे किस तरह से समरी लिखी जाती है, इसकी बॉडी क्या है, इसे लिखने के लिए किन किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, इसके पीछे पर्पस क्या होता है, किन चीज़ों को और कब समराइज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें इस वर्ड के अंदर आ जाती हैं। इस वर्ड के अंदर के समरी एक्चुअल में है क्या, आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। समरी इज़ अ ब्रीफ समराइजेशन ऑफ लार्जर वर्क। क्या होता है कि एक बड़े वर्क को छोटा मतलब मुख्तसरन बयान करना, उसको मुख्तसर करना, इसे हम समरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीफ करना, मतलब किसी चीज़ को मुख्तसर करना। दैट गिव्स द रीडर अ कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। क्या करता है कि वो पढ़ने वाले को वाज़िया तौर पे समझा देता है कि इस ऐसे या इस बुक के पीछे आइडिया क्या है। समझ आ रही है? समरी को असल में समरी लिखने का मकसद ही हमें मेन आइडिया बयान करना है। क्या करना है? हमें मेन आइडिया बयान करना है उस ऐसे को या कि कोई भी बुक जिसकी हम समरी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है वो, उसे हमने ब्रीफ करना है, मुख्तसर करना है। चाहे वो जितना भी बड़ा हो उसे हमने मुख्तसर कर देना है ताकि रीडर यानी कि पढ़ने वाला उसे वाज़िया तौर पे समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। समझ आ गई है? तो समरी क्या है? ब्रीफ वर्क को कहते हैं हम समरी। अब समरी की डेफिनेशन देखने के बाद हम देखते हैं कि समरी लिखने का पर्पस क्या है, मतलब समरी लिखने का मकसद क्या है, क्यों लिखी जाती है समरी। Purpose of a summary is to provide readers with a succinct overview of important details. क्या मतलब है? समरी लिखने का मकसद है कि वो इम्पोर्टेंट डिटेल्स का ओवरव्यू दे, मुख्तसर ओवरव्यू। किसको दे? रीडर को, पढ़ने वाले को। विदाउट इंसर्टिंग अ पर्सनल ओपिनियन, मतलब कि अपनी राय दिए बगैर उस चीज़ के बारे में मुख्तसर बयान करे। मतलब कि जो मेन आइडिया है उसको मुख्तसरन बयान करना है रीडर के सामने अपनी राय दिए बगैर। ये होता है समरी लिखने का मकसद। अब हमारे पास है कि समरी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कब हमें समराइज़ करना पड़ता है चीज़ों को। तो देखते हैं कि कब कब हमें चीज़ों को समराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज़, एज अ स्टैंड अलोन असाइनमेंट टू शो यू हैव अंडरस्टूड द मटीरियल। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक किताब दी गई है और आपसे कहा गया है कि आपने इस किताब को समझना है और इस पे एक असाइनमेंट बनानी है। असाइनमेंट में इस किताब के अंदर का मेन आइडिया लिखना है। समझ आ रही है? अब वो असाइनमेंट आप बनाएंगे ये बताने के लिए कि आपको वो मटेरियल यानी कि किताब का मेन आइडिया समझ आ गया है। समझ आ गई है? मतलब कि आपको असाइनमेंट बनाने के लिए समरी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज़, टू कीप नोट्स दैट विल हेल्प यू रिमेंबर वट यू हैव रेड। या फिर आपको नोट्स बनाने के लिए समरी लिखनी पड़ सकती है ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बायोलॉजी की पूरी बुक पढ़ी है, उसमें से आपने हर एक टॉपिक की थोड़ी थोड़ी समरी लिख ली है ताकि आपको याद रहे कि इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है और इसके अंदर आपने क्या पढ़ा है। समझ आ गई? दूसरी चीज़ क्या है? नोट्स बनाने के लिए। और तीसरी चीज़, टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ अदर रिसर्चर्स वर्क इन अ लिटरेचर रिव्यू। या फिर आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उस काम करने से पहले आप ये देखते हैं कि किस किस और पर्सन ने इस चीज़ पे काम कर लिया है। समझ आ रही है? उस चीज़ को भी आप समराइज़ करते हैं कि अच्छा, मेरे से पहले 2 लोग काम कर चुके हैं और उन लोगों ने अपने काम में इस चीज़ को ऐसे डिफाइन किया है। समझ आ रही है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहते हैं कि आपने कोई भी लाइफ के बारे में कोई समरी लिखनी है। अब आपने क्या किया कि जो 2 लोग पहले लाइफ की समरी लिख चुके हैं उनके बारे में भी बात की कि उन्होंने लाइफ को कैसे बयान किया है। उसके बाद आप अपना काम करेंगे। तो तीसरा क्या है कि आपने ओवरव्यू देना है कि जो दूसरे रिसर्चर्स ने काम किया है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं।
समझ आ गई? ये 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने लिखने होते हैं जहाँ पे आपको समरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जहाँ आपको मटेरियल्स को समराइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की? अब हमने ये देखना है कि समरी की बॉडी क्या है। बॉडी मतलब समरी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे बनती है समरी। हमने ये समझ लिया कि समरी क्या है, उसका पर्पस क्या है, हमें समराइज कब करना पड़ता है, लेकिन समरी की एक बॉडी भी तो होती है ना। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने समरी कैसे करनी है। समझ आ रही है? तो बॉडी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो समरी के अंदर होती है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ। मतलब कि ये एक पैराग्राफ फॉर्म में होनी चाहिए समरी। समझ आ रही है? सेकंड चीज़, अ समरी बिगन्स विद एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। मतलब आपने इंट्रोडक्शन भी तो देना है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किताब की समरी लिख रहे हैं तो आपने इंट्रोडक्शन भी तो देना है कि मैं किताब की समरी लिखने जा रहा हूँ। तो ये चीज़। उसके बाद दैट स्टेट्स द टेक्स्ट टाइटल, मतलब कि आप उसका टाइटल देंगे कि मैं इस किताब की समरी लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद ऑथर, राइटर के बारे में बताएंगे कि इस किताब को इस राइटर ने लिखा हुआ है। उसके बाद उसका मेन पॉइंट बताएंगे कि ये किताब किस चीज़ के बारे में है, आप जिसकी समरी लिखने जा रहे हैं। समझ आ रही है कि एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है जिसके अंदर टाइटल होता है, ऑथर होता है और मेन पॉइंट होता है। थर्ड चीज़, समरी को हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। समझ आ रही है? अब आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि समरी के अंदर अपनी राय नहीं देनी। राय नहीं देनी, अपने अल्फाज में लिखने का मकसद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश की किताब पढ़ ली पूरी, तो उस किताब को अपने अल्फाज में, आइडिया वही रखना है, अल्फाज अपने होने हैं। क्या कहा? कि आइडिया आपने वही रखना है, अल्फाज अपने हो सकते हैं, ओपिनियन नहीं देनी, राय नहीं देनी। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि एक मेज़ के ऊपर आप समरी लिखें कि ये मेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। समझ आ रही है? तो मेज़ की समरी लिखनी है आपने। ये नहीं कहना कि ये मेज़ की समरी क्यों लिखूं, मैं सोफ़े की क्यों ना लिखूं। सिर्फ आपने उसको वर्ड्स में बता देना है, समराइज कर देना है, अपना ओपिनियन नहीं देना। लास्ट यही है, कंटेन्स ओनली द आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि समरी के अंदर आइडियाज़ जो होते हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट के ही होते हैं। आपने अपने आइडियाज़ नहीं देने। डू नॉट इंसर्ट एनी ऑफ योर ओन ओपिनियंस। अपनी राय नहीं देनी समरी के अंदर। समझ आ रही है? उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंक्लूड वन और मोर ऑथर्स एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस। मतलब ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की समरी लिख रहे हैं तो उसमें ऑथर की भी एक दो लाइंस ऐड कर दें, इन्वर्टेड कॉमास लगाएं और उसके अंदर एग्जाम्पल लिख दें। जो भी बुक से आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जिसकी आप समरी कर रहे हैं, जिस राइटर ने भी लिखी है उसके अपने वर्ड्स को भी लिख दें, ताकि पढ़ने वाले को आइडिया हो कि राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू सच में यही है जो आप दे रहे हैं। समझ आ रही है? तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ऑथर की एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को भी ऐड करें अपने समरी के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट, ओमिट माइनर पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका? माइनर पॉइंट्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेज़ के ऊपर आपने मेज़ की समरी लिखनी है कि इसकी ये किस तरह से बना हुआ है। तो ये मत लिखें कि मेज़ फर्श पे पड़ा हुआ है, मेज़ के इर्द गिर्द 4 दीवारें भी हैं, मेज़ किस कमरे में पड़ा हुआ है। ये चीज़ें, ये माइनर पॉइंट्स को ओमिट कर दें, मतलब ख़त्म कर दें। सिर्फ मेजर पॉइंट्स को लिखें, मेजर आइडिया को लिखें, माइनर आइडिया मत लिखें। समझ आ रही है? सेवंथ पॉइंट, राइट अ लास्ट सेंटेंस। मतलब कि एक आखिरी सेंटेंस भी लिखें दैट रैप्स अप योर समरी, जो एंड करेगा पूरी चीज़ के बारे में बयान करते हुए कि ठीक है, मैंने इस चीज़ को समराइज़ कर दिया। किसी भी किताब की आप समरी जब लिख रहे हैं तो आखिरी सेंटेंस पूरे आइडिया को समराइज़ करना है, पूरा आइडिया देना है उस आखिरी सेंटेंस ने। समझ आ रही है? जैसे हम तकरीर करते हैं तो आखिर में हम अपनी पूरी तकरीर को एक सेंटेंस के अंदर बयान कर देते हैं और उनसे खुदा हाफिज़ कह देते हैं। यही चीज़ है समरी के अंदर भी कि हमने एक लास्ट सेंटेंस लिखना है जो पूरी चीज़ को, पूरी समरी को रैप अप कर दे। समझ आ रही है? ये होती है बॉडी की पूरी समरी। ये 7 पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं समरी के अंदर कि समरी को किस किस तरह से लिखना है, किन पॉइंट्स को ऐड करना है और किन पॉइंट्स को ऐड नहीं करना। अब समरी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक देती हूँ कि आपने इस पर समरी लिखनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बुक को लेते ही आप समरी लिखना शुरू कर देंगे, बल्कि पहले उस बुक को पढ़ेंगे, उस पर पूरा वर्क करेंगे, उसके बाद समरी लिखना शुरू करेंगे। तो किस किस तरह से आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं समरी लिखने से पहले तक, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है समरी लिखने के लिए, तो देखते हैं। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है रीड द टेक्स्ट।
जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है, बुक है, ऐसे है, कुछ भी है, उसको आपने पहले थॉरोली रीड करना है। उसके लिए हमें पहले उसको स्कैन करना होगा, जो टेक्स्ट होगा उसकी स्कैनिंग करनी होगी, टॉपिक देखना होगा और उसकी ओवरऑल शेप। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको कोई नावल देती हूँ कि इस नावल को आपने समराइज़ करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसका टॉपिक देखेंगे, इस नावल का टॉपिक क्या है। फिर उसकी ओवरऑल शेप देखेंगे कि ये नावल किस फॉर्म में है, इसके अंदर चैप्टर्स हैं, इसकी बुक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो देखेंगे आप। तो वो होगी स्कैनिंग। फिर आप उसको रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे उसके अंदर। नहीं समझ आई कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे, चाहे वो हाईलाइट किए हों, चाहे वो उनको नंबरिंग दी हो, उन चीज़ों को आप देखेंगे और उसको रीड करेंगे। उसके बाद आप स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग कैसे करेंगे? कि उसके अंदर की पॉइंट्स को देखेंगे। क्या करेंगे कि की पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और फिर उसको रीड करेंगे। मतलब उन की पॉइंट्स को आप दोबारा से रीड करेंगे, ये समझने के लिए कि इस पूरे टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। समझ आ गई? तो पहली इंस्ट्रक्शन है कि हमें टेक्स्ट को रीड करना है। सेकंड इंस्ट्रक्शन, ब्रेक द टेक्स्ट डाउन इनटू सेक्शंस। समझ आ रही है कि क्या करना है? हमने उस टेक्स्ट, जो हमें टेक्स्ट दिया जाएगा, उसके सेक्शंस बनाने हैं हमने। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, अब आपको मैं एक बुक दे देती हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आप बुक को एक ही दफ़ा में बैठ के पढ़ लेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मुझे पहले इसका पहला चैप्टर पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर तीसरा पढ़ना है, और पहले चैप्टर में से मुझे कौन कौन से पेजेस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको देखना है। ये सारी चीज़ें आप उनको सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे पूरे टेक्स्ट को, टू अंडरस्टैंड इट्स सब पॉइंट्स। समझ आ रही है कि इसके सब पॉइंट्स समझेंगे आप पहले टेक्स्ट के। आपने कभी, जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कभी आप शुरू से पढ़ लेते हैं, कभी मिडल से, कभी एंड से, या कोई ऐसी लाइन जो हाईलाइटेड होती है, या फिर ब्रैकेट्स के अंदर होती है, या कॉमास के अंदर होती है। तो आप क्या करते हैं? उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं समझने के लिए, वो आपके सब पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ इंस्ट्रक्शन या फोर्थ पॉइंट हम कह लें, वो है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। समझ आ रही है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने समझना है और उसको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जांपल, आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ लिया आपने, अब आप चैप्टर 2 पे जा रहे हैं, तो चैप्टर 1 पढ़ के आप, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको याद रहे कि आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा है। आपको उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होगा, ताकि जब आप समरी लिखने लगें तो एक दफ़ा उस पर नज़र मार लें, एक दफ़ा उसे देख लें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी इस चैप्टर के अंदर। समझ आ गई? देन फोर्थ पॉइंट, स्टेट द एक्चुअल थीम। क्या करना है आपने? कि उस पूरी बुक को, उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ने का मकसद ही एक्चुअल थीम, मतलब उसका मेन आइडिया निकालना है। जब आप चैप्टर 1, 2, 3 जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे पढ़ लें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बुक के अंदर इस टेक्स्ट का मेन आइडिया क्या है। आप उसको अलग से लिख लेंगे या कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। समझ आ गई? ये है फोर्थ इंस्ट्रक्शन या फोर्थ पॉइंट। समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है हमारा समरी लिखने का। सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद, रीड करने के बाद, पॉइंट्स पढ़ने के बाद, थीम पढ़ने के बाद, हमने क्या करना है? समरी को लिखना है। समझ आ रही? अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले पुट द की पॉइंट्स इनटू वर्ड्स। आपने जो भी चीज़ें नोट डाउन की, जो भी चीज़ें अंडरलाइन की, उन की पॉइंट्स को वर्ड्स के अंदर लिख देना है। सेकंड पॉइंट, समरी के अंदर आपने क्या करना है? लिखते हुए आपने चीज़ों को कॉपी पेस्ट नहीं करना कभी भी। समझ आ रही है कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट मत करें, बल्कि उसको अपने वर्ड्स में लिखें। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अवॉइड प्लेजियरिज्म। सेम वही चीज़ कि कॉपी मत करें। जब आप थीसिस लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप माइंड में रखते हैं कि आपने प्लेजियरिज्म को अवॉइड करना है, मतलब कॉपी नहीं करना किसी भी चीज़ को, अपने वर्ड्स में उसको बयान करना है। और लास्ट पॉइंट है प्रॉपरली पैराफ्रेज द ऑथर्स आइडियाज़। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि ऑथर ने किसी, फॉर एग्जांपल, किसी सहरा के बारे में लिखा है, आप उसका आइडिया ये दें कि उसने पहाड़ों के बारे में लिखा है, तो मतलब ये कि आप आइडिया समझे ही नहीं, ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझे ही नहीं। तो प्रॉपरली पैराफ्रेज करें, ऑथर का आइडिया क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। समझ आ रही है? ये हैं 5 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस समरी की राइटिंग के लिए। इनको भी माइंड में रखना है जब भी आपने समरी को लिखना है, कि ये 5 इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं समरी लिखने के लिए।
अब लास्ट में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी, टिप्स कह लें जो भी कह लें इसे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखें कि समरी के अंदर पहली चीज़ ये है, कंक्लूजन ऐड नहीं करते आप। समझ आ रही है कि समरी के अंदर कंक्लूजन नहीं होता। आप कहेंगे आपके पहले तो हमने पढ़ा है कि आखिरी लाइन सम अप करने के लिए होगी। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है आप अपने आइडियाज़ देते हैं। समझ आ रही है? वो नहीं देने। एक लाइन में कंक्लूड करने का मतलब है पूरे आइडियाज़ को एक लाइन में कंक्लूड करना है, अपने आइडियाज़ नहीं ऐड करने, उस तरह से कंक्लूजन नहीं देना। सेकंड चीज़, डू नॉट मेक एनी जजमेंट्स अबाउट द राइटर स्टाइल, कि अपनी जजमेंट्स ना दें। आप ये ना कहें कि राइटर को ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं ये ऐड करनी चाहिए थी। वो उन जजमेंट्स से अवॉइड करें समरी लिखते हुए। समझ आ रही है? तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी समरी लिखनी है तो इन सारी चीज़ों को आपके माइंड में होना ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छी और बेहतरीन समरी लिख सकें। समझ आ रही है? यहाँ पर हमारा समरी का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आया होगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।